क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशनों के खिलाफ लक्षित सप्लाई चेन हमला। फोर्टिनेट सुरक्षा उपकरणों में एक महत्वपूर्ण प्रमाणीकरण बाईपास भंगुरता का विश्लेषण। यह नेस्ट न्यूज़ रिव्यू एपिसोड 2। अब मैं क्या बदल सकता हूं? स्वागत है, यह नेस्ट न्यूज़ रिव्यू का एपिसोड 2 है। आज की पहली कहानी क्वेंटिन बोरग और थ्रेट डिटेक्शन एंड रिसर्च टीम सेकोया से आती है और क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशन के खिलाफ एक लक्षित सप्लाई चेन अटैक पर नज़र डालती है। इस अटैक की पहली बार खोज की गई जब इसने एक सुरक्षा कंपनी द्वारा निर्मित क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशन को प्रभावित किया। हमलावरों ने एक डेवलपर के खाते तक पहुंच प्राप्त की, उसके क्रेडेंशियल्स को फिश करके। उसके बाद हमलावरों ने एक्सटेंशन में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़ दिया और संशोधित एक्सटेंशन को गूगल क्रोम वेब स्टोर में अपलोड कर दिया। सेकोया की टीम द्वारा की गई एक जांच में पाया गया कि 1 दर्जन क्रोम एक्सटेंशन हमलावर द्वारा समझौता किए जा चुके हैं, जिससे संभावित रूप से लाखों एंड यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। ब्राउज़र एक्सटेंशन के अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करने की कहानियां अक्सर साइबर सुरक्षा समाचार में आती हैं। सिक्योर एनेक्स में जॉन टकनर द्वारा हाल ही में किए गए एक गहन विश्लेषण में एक अन्य मामले पर नज़र डाली गई है। सप्लाई चेन में कमी के सिद्धांत ने साइबर सुरक्षा समाचार के कई सुर्खियों को धारण किया है, लेकिन इसी तरह की तुलना अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए, एक रेस्टोरेंट की कल्पना करें जो विभिन्न सप्लायर्स से स्टॉक प्राप्त करता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके द्वारा प्राप्त कच्चे माल में कोई संदूषण न हो। या कार निर्माण में, जहां पुर्जे कई छोटी कंपनियों से प्राप्त किए जाते हैं। कार निर्माता को अपने सप्लायर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली निर्माण सुविधाओं का निरीक्षण करना होता है, स्पॉट चेक करना होता है और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होता है, ताकि अंततः खराब पुर्जों या ऐसे पुर्जों जो छेड़छाड़ किए गए हों को कार में शामिल होने से रोका जा सके। यही बात सॉफ्टवेयर के लिए भी सही है। अब ये लेख किसके लिए हैं? हमारे 5x5 प्रासंगिकता मैट्रिक्स को देखते हुए, जिसे मैं वफाज रेलेवेंसी मैट्रिक्स कहता हूं या संक्षेप में VRM, हम देखते हैं कि ये लेख मुख्य रूप से सुरक्षा टीमों से संबंधित हैं और तकनीकी विचार वाले सिजो के लिए भी प्रासंगिक हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आप सुरक्षा टीम के सदस्य हैं, सबसे पहला स्पष्ट कदम है लेख में दिए गए IOCs की जांच करना। उन्हें अपने CM में फीड करें और देखें कि कोई मैच है या नहीं। अगला कदम यह देखना है कि आप भविष्य में उस जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे प्रभावी उपाय है तीसरे पक्ष के ब्राउज़र एक्सटेंशन को कम करना या बिल्कुल हटा देना जो आपके संगठन में तैनात हैं, और उस नियंत्रण को केंद्रीय रूप से लागू करना, उदाहरण के लिए GPOs या इंट्यून के माध्यम से। यदि आपके स्टाफ को उनके काम के लिए तीसरे पक्ष के क्रोम एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है, तो उस ब्राउज़र को अलग करने पर विचार करें जिस पर रोज़ाना वेब ब्राउजिंग होती है, एक एंटरप्राइज ब्राउज़र से जिसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है और जिसकी इंटरनेट तक सीमित पहुंच होती है। इस तरह आप अपनी एक्सपोजर या कमज़ोर सतह को कम कर सकते हैं। आइलैंड कंपनी एंटरप्राइज ब्राउज़र्स के क्षेत्र में अग्रणी है, जो एक संगठन को उनके ब्राउज़र को बहुत ही बारीक नियंत्रण के साथ तैनात करने की अनुमति देती है। अन्य विक्रेता, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आइलैंड के पास पहले से ही बढ़त है। यदि आप एक सिजो हैं, तो आप अपनी टीम के साथ चर्चा करना चाहेंगे कि आपके संगठन में ब्राउज़र एक्सटेंशन कितने जोखिम भरे हैं। क्या आपके मौजूदा नियंत्रण किसी को भी किसी भी ब्राउज़र एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने की अनुमति देते हैं और अनजाने में संगठन को दुर्भावनापूर्ण थ्रेट एक्टर्स के सामने उजागर कर देते हैं? या क्या पहले से ही कुछ नियंत्रण मौजूद हैं? सुरक्षा टीम की मौजूदा नियंत्रणों के प्रति संतुष्टि का स्तर क्या है? क्या उन्हें भरोसा है कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर कर्मचारियों को दुर्भावनापूर्ण एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए मनाने में सफल नहीं होगा
और उसका उपयोग क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए करेगा? या क्या ब्राउज़र नियंत्रण में सुधार की गुंजाइश है? आप अपने संगठन में अपने सहयोगियों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं और एक एंटरप्राइज ब्राउज़र अपनाने का विचार रख सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि नए ब्राउज़र पर व्यापार अनुप्रयोगों का परीक्षण करने के लिए कितना प्रयास आवश्यक है और आपकी सहकर्मियों को किस संभावित प्रभाव की चिंता है। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए सलाह समान रहती है। सावधानीपूर्वक विचार करें कि क्या आपको वास्तव में ब्राउज़र एक्सटेंशन की आवश्यकता है। वे शायद ही कभी आवश्यक होते हैं। जब भी आपको मौका मिले, उन एक्सटेंशंस की सूची की जांच करें जो आपने इंस्टॉल किए हैं। क्रोम में उदाहरण के लिए, आप ऐसा करते हैं chrome:// extensions दर्ज करके और अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल किए गए एक्सटेंशंस को देखें। क्या आपको उम्मीद है कि वे सभी वहीं होंगे? क्या आपको उन सभी की ज़रूरत है? क्या आपको किसी एक की आवश्यकता है? क्या उन एक्सटेंशंस के डेवलपर्स अपेक्षाकृत प्रसिद्ध कंपनियां हैं? डेवलपर द्वारा आखिरी बार एक्सटेंशन कब अपडेट किया गया था? उन एक्सटेंशंस के बारे में उपयोगकर्ता समीक्षाएं क्या कहती हैं? आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी सोनी और अलीज़ हेमंड से आती है वॉच टावर लैब्स में, और यह फोर्टिनेट सुरक्षा उपकरणों में हाल ही में पाई गई एक महत्वपूर्ण ऑथेंटिकेशन बाईपास वल्नरेबिलिटी का विश्लेषण है। यह रिपोर्ट उस कमजोरी में गहराई से उतरती है और इस बात की पड़ताल करती है कि हमलावर इसे किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं फोर्टिगेट्स पर सुपरएडमिन एक्सेस प्राप्त करने के लिए, जिससे असमर्थित पक्षों को प्रभावित प्रणालियों पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। लेखन में उस प्रमाणीकरण तंत्र की विशिष्ट कमजोरियों को दर्शाया गया है जिन्हें शोषित किया गया था। यह लेख अत्यंत रोचक पढ़ाई है और यह गिटहब लिंक के साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कोड पर समाप्त होता है। तो यह लेख किसके लिए सबसे प्रासंगिक है? वफाज रेलेवेंसी मैट्रिक्स या VRM क्या कहता है? स्कोरिंग से पता चलता है कि यह लेख मुख्य रूप से सुरक्षा टीमों के लिए उपयोगी है और तकनीकी विचार वाले सिजो के लिए भी। हालांकि सरकार और नीतिगत दर्शकों का भी अनुसरण किया गया है। आप एक सुरक्षा टीम के सदस्य के रूप में क्या कर सकते हैं? अपने प्रभाव के दायरे के आधार पर संभवतः आप जो कर सकते हैं वह केवल अपने उपकरणों को लगातार पैच करना है। लेकिन आप विभिन्न सुरक्षा उपकरण विक्रेताओं के बीच तुलनात्मक विश्लेषण भी देख सकते हैं, जैसे कि कमजोरी के इतिहास और पैचिंग कैडेंस, सुरक्षा सलाहों में पारदर्शिता और सटीकता, और सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC) की अपनाने की दर, अन्य बातों के साथ। आप इस प्रकार के तुलनात्मक विश्लेषण को अपने सिजो के पास ले जा सकते हैं, उदाहरण स्वरूप दिखा सकते हैं महत्वपूर्ण कमजोरियों की संख्या में वृद्धि या सुरक्षा उपकरण विक्रेता द्वारा ठोस कदम उठाने की उपस्थिति या अनुपस्थिति, जो यह दर्शाती है कि वे अपने कोडबेस के आधुनिकीकरण में निवेश कर रहे हैं। आप इस विश्लेषण के साथ एक सिफारिश जोड़ सकते हैं जिस पर सुरक्षा टीम दृढ़ता से समर्थन कर सके। बिल्कुल, यह सुनिश्चित करें कि आपके पास डेटा मौजूद है जो दिखाता है कि आपकी टीम की पैचिंग प्रक्रिया मानकों के अनुरूप है और आप विक्रेता द्वारा पैच जारी होने के थोड़े ही समय बाद अपने सुरक्षा उपकरणों को नियमित रूप से पैच करते हैं। आपके सिजो को स्पष्ट संदेश देना है कि क्या आपकी टीम की सर्वोत्तम कोशिशों के बावजूद संगठन के लिए जोखिम उच्च बना हुआ है और क्या इसे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाले सुरक्षा उपकरण विक्रेता का चयन करके कम किया जा सकता है। यदि आप एक सिजो हैं, यह लेख निश्चित रूप से एक दिलचस्प पठनीय सामग्री है, विशेष रूप से यदि आपकी पृष्ठभूमि तकनीकी है और आप कमजोरियों के विवरण का आनंद लेते हैं। यदि आप इस लेख को अनंत रिपोर्टों की एक श्रृंखला के संदर्भ में देखते हैं जो कुछ विक्रेताओं से संबंधित हैं, जो उनके उत्पादों में जीरो डे या महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर करते हैं, तो आप एक आवर्ती पैटर्न का निरीक्षण कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस आवर्ती पैटर्न के साथ सहज हैं,
या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए पर्याप्त आधार है और किसी विक्रेता के उपकरणों को दूसरे से बदलने का निर्णय लेना चाहिए। एक सामान्य गलतफहमी या तार्किक जाल में फंसना आम बात है, जो यह धारणा फैलाता है कि सभी विक्रेताओं के उत्पादों में सुरक्षा कमजोरियां होंगी और इसलिए एक विक्रेता से दूसरे में संक्रमण की कष्टप्रद प्रक्रिया से गुजरने का कोई तात्पर्य नहीं है, जिससे सुरक्षा स्टाफ का पुनः प्रशिक्षण करना पड़े और अन्यथा संगठन को असुविधा हो। निस्संदेह आपके पास इस तर्क के लिए अच्छे उत्तर हैं, जैसे बातचीत को पुनः फ्रेम करना ताकि प्रश्न का आकलन एक तटस्थ दृष्टिकोण से किया जा सके, उद्देश्य वस्तुनिष्ठ सत्य की पहचान करना, उपलब्ध और सत्यापनीय तथ्यों के आधार पर। उदाहरण के लिए, क्या विक्रेता ने सुरक्षा घटनाओं, उपायों और मूल कारण विश्लेषण के बारे में खुलासा किया है? क्या विक्रेता सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं का उपयोग करता है? यदि आप समय के साथ महत्वपूर्ण और उच्च सीवियर कमजोरियों की संख्या का ट्रैक रखते हैं, तो कौन सा चित्र उभर कर आता है? रुझानों को देखें, क्या कमजोरियों की संख्या बढ़ती है या घटती है? क्या पैच समय पर आते हैं या देरी से? अंततः आपको इसे जोखिम की भाषा में अनुवाद करना होगा। संगठन के लिए आपके वर्तमान विक्रेता का ट्रैक रिकॉर्ड संगठन के परिचालन जोखिम या वित्तीय जोखिम या प्रतिष्ठा जोखिम को कैसे बढ़ाता या कम करता है? अन्य संगठनों में आपके सहयोगियों की क्या प्रतिक्रिया है, जिन्होंने उसी विक्रेता के उपकरण तैनात किए हैं, या अन्य विक्रेताओं से? अंत में, सरकार और नीति दर्शकों के लिए, भले ही यह लेख काफी विस्तृत है, आप सुरक्षा विक्रेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक व्यापक दृष्टिकोण देखना चाह सकते हैं, उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जहां आवर्ती उत्पाद कमजोरियों ने ग्राहकों के लिए वित्तीय हानि का कारण बना है। और फिर निर्धारित करें कि नियमों के क्रियान्वयन या प्रवर्तन की कितनी इच्छा है जो उन ग्राहकों की सुरक्षा करती है जो यह साबित कर सकें कि उन्होंने अपने संगठन को उल्लंघन से बचाने के लिए उचित कदम उठाए थे, परंतु फिर भी प्रभावित हुए और जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव उठाया गया। वर्तमान में सुरक्षा विक्रेताओं से उनके उत्पादों में सुधार करने के लिए कौन से प्रोत्साहन मौजूद हैं? क्या ग्राहक अधिक परिपक्व विक्रेताओं को पुरस्कृत कर रहे हैं? डेटा किस दिशा में संकेत दे रहा है? क्या मौजूदा दंड बेहतर सुरक्षा प्रथाओं की ओर अग्रसर हैं, या वही उल्लंघन दोहराए जा रहे हैं? क्या उन नियामक कार्रवाइयों के कुछ अप्रत्याशित दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं उन स्थानों में जहां उन्हें लागू किया गया है? इतना ही, यह एपिसोड 2 था। मैं हूं वफादरियो इजादिनिया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड को उतना ही आनंद लिया होगा जितना मैंने इसे तैयार करने में लिया। नेस्ट रेडियो एक पहल है जो विभिन्न भाषाओं में श्रोताओं के साथ बोले जाने वाले स्वर में साइबर सुरक्षा से संबंधित कहानियां और चर्चाएं साझा करने के लिए AI द्वारा जनरेट किए गए वॉइस का उपयोग करता है। यदि आपके पास ऐसी कहानियों के लिए सुझाव हैं जिन्हें आप कवर होते देखना चाहते हैं, या आगे और खोज करने के लिए प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे nestradio.net पर संदेश छोड़ दें। यदि आपको यह सामग्री पसंद आती है तो अपने दोस्तों को बताएं। और याद रखें, जिज्ञासु बने रहें।